तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसके सामने ही कुछ डीमंस आके उसके माता पिता को मार देते हैं और तब वो डिसाइड करता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा कि इस दुनिया से वो सारे डीमंस को मार सके। एनिमे के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी और जब वो लड़ाई खत्म होती है तो ह्यूमंस अपनी जान बचाने के लिए एक खुद का शहर बना लेते हैं। वहीं पे दूर कहीं हमें एक सिटी दिखाया जाता है जहाँ पर उस सिटी की प्रिंसेस जिसका नाम सैली था वो उस सिटी के रॉयल गार्ड से बचकर भाग रही होती है, क्योंकि उसका सपना है कि वो कभी न कभी इस सिटी से बाहर निकल के बाकी दुनिया देखे। लेकिन सैली के पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि इस सिटी के बाहर काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि सैली भागते हुए एक सिटीजन से टकराती है और ये कोई और नहीं हमारा मेन कैरेक्टर है और इसका नाम मीको है। तब सैली कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, कुछ गार्ड्स मुझे पकड़ना चाहते हैं और मीको सैली की हेल्प करने के लिए मान जाता है। और तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो मीको को एक लड़की समझ रहे थे। वो कहते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर एक येलो हेयर्ड गर्ल को देखा है? मीको कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं देखा और तब मीको उन सोल्जर्स को एक रॉन्ग डायरेक्शन बता देता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गार्ड्स के जाने के बाद सैली बाहर आती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तब वो कहती है कि इस एहसान को चुकाने के लिए तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें भूख तो जरूर लगी होगी। और इसके बाद हम दोनों को ही किंगडम के पैलेस में देखते हैं जहाँ वो लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ सैली मीको को कहती है कि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहती हूँ ताकि मैं इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाऊँ। क्या तुम्हारे पास कोई स्टोरीज है, क्योंकि तुम भी तो एक एडवेंचरर हो ना? मीको कहता है कि तुम्हें जैसा लगता है बाहर की दुनिया उससे काफी ज्यादा खराब है और जहाँ तक मैंने इस सिटी को एक्सप्लोर किया है इस सिटी में काफी कम मॉन्स्टर्स हैं। बाहर के लोग ऐसी सिटी में जीने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार है, तो आखिर तुम इस सिटी से भागना क्यों चाहती हो? तब सैली कहती है कि मैं बचपन से इसी सिटी में रही हूँ और मैंने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी। और क्योंकि बात करते करते काफी ज्यादा लेट हो चुका था तो सैली सोने के लिए चली जाती है। और अगले सीन में कैसल के कुछ डिस्टेंस पर हमें दो मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप अंधेरे में कैसल की तरफ घूर रहे होते हैं। अब हमें अगले सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर सैली मीको को खोजते हुए उसके रूम में जाती है और जैसे ही सैली मीको के रूम में एंटर करती है तो वही देख के शौक थी कि मीको एक लड़का है। उसे इतने देर तक लग रहा था कि मीको एक लड़की है क्योंकि उसके इतने बड़े बड़े बाल है। और इसके बाद मीको उसको अपने सारे एडवेंचर्स के बारे में सैली को बताता है और मीको की इन सारी कहानी को सुनने के बाद सैली कहती है कि मैं जरूर अभी इस शहर से बाहर निकलूंगी और एक एडवेंचर में जाऊंगी। वैसे एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मीको मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे एडवेंचर में चलूं? तब मीको थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे एडवेंचर में आना चाहती हो, लेकिन मैं जो एडवेंचर करता हूँ वो काफी ज्यादा डेंजरस है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम 1 घंटे के अंदर ही मारी जाओ। और मारे जाने की बात को सुनकर शैली बिल्कुल ही चुप हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन तब मीको वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ। अगले सीन में हमें सैली के फादर यानी कि प्रिंस को दिखाया जाता है और जब प्रिंस बैठे हुए थे तब प्रिंस से मिलने के लिए वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और ये वही मॉन्स्टर है जो कि कल रात को हमें छत पर दिखाया गया था। तब वो मॉन्स्टर प्रिंस से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं चाहता, मैं यहाँ पर एक सौदा करने के लिए आया हूँ और मेरा सौदा ये है कि तुम हर रोज हमको 30 ह्यूमन बॉडीज दो और बदले में हम तुम्हारी सिटी में किसी को भी हार्म नहीं करेंगे। और ये सुन के वहाँ पर मौजूद सारे गार्ड्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर स्वॉर्ड रख देते हैं, लेकिन तब वो मॉन्स्टर सारे गार्ड में से एक गार्ड को मार देता है और ये कहते हुए चला जाता है कि प्रिंस अच्छे से सोच के बताना, क्योंकि ये ऑफर मैं बार बार नहीं देने वाला। अब ये सब होने के बाद अगले सीन में हम मीको और सैली को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहे थे और जब वो मॉन्स्टर वहाँ से नीचे गुजरता है तो वो मीको को देखता है और मीको को देख के उसे काफी ज्यादा डर लगता है। उसको देखते साथ ही वो किंगडम से बहुत ही जल्दी भाग जाता है, लेकिन वहीं पर हमारे मीको ने भी उस मॉन्स्टर को देख लिया होता है। अगले सीन में हम प्रिंस को देखते हैं जो कि सैली को बुलाता है और कहता है कि अभी बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। और इससे पहले कि सैली कुछ बोल पाती बाहर से बहुत सारे आवाजें आने लगती है और जैसे ही वो लोग बाहर देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी हमें इस मॉन्स्टर का नाम बताया जाता है जो कि याकी था और उसके साथ जो बड़ा वाला मॉन्स्टर है उसका नाम मोकी है। याकी आकर कहता है कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो लड़का इधर ही है। अगर हम अभी नहीं भागेंगे तो वो आके हमें मार देगा। उसके अंदर इतना पावर है कि उसने हमारी सिटी को अकेले तबाह कर दिया था।
और इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि पीछे मीको आ चुका था और फिर वो कहता है कि फाइनली तुम लोग मिल गए, अब तुम्हें मारने में काफी मजा आएगा। वहीं पर मोकी कहता है तो अच्छा ये बच्चा है जिसने हमारी सिटी को बर्बाद किया था, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए और तुम अभी मरने वाले हो। और इतने में ही सैली वहाँ पर दौड़ते दौड़ते आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। और तब मॉन्स्टर कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, यहाँ से निकल जाओ। पर तब मीको स्माइल करते हुए उस स्वॉर्ड को निकालता ही है कि उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है और फिर अपने बालों को सेट करते हुए कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरे माता पिता मारे गए। और ये कहते हुए वो वहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को बहुत ही जल्दी मार देता है और अपने सारे साथियों को मरता हुआ देख मूकी कहता है कि मैं समझ गया, असली मॉन्स्टर्स हम नहीं, असली मॉन्स्टर तो तुम हो। और इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता मीको आकर उसको मार डालता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कैसल के अंदर से मीको के पास एक डॉग आता है और तब मीको और वो डॉग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर सैली को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अब यहाँ पर क्या हुआ। वो मीको को रोकने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो मॉन्स्टर्स की मरी हुई बॉडी को देख के वो आगे नहीं बढ़ पाती। अब इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और 1 महीने बाद भी उसे मीको के सपने आ रहे थे। उसे अभी तक समझ नहीं आता कि आखिर मीको कौन था। वो डिसाइड करती है कि वो ये सब खुद ही फिगर आउट कर लेगी, लेकिन उससे पहले उसे एडवेंचर में जाना होगा। और एक आखिरी बार वो अपने फादर से पूछने जाती है कि क्या आप मुझे एडवेंचर के लिए जाने दोगे। यहाँ तक कि सैली ने अपने बालों को भी छोटा कर लिया था ये दिखाने के लिए कि वो कितना ज्यादा सीरियस है। और शॉकिंगली इस बार सैली के फादर उसको एडवेंचर में भेजने के लिए मान जाते हैं और ये देख के सैली काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं फाइनली अब एडवेंचर में जा सकती हूँ। अगले ही सीन में हम सैली को देखते हैं जो कि फाइनली एडवेंचर में निकल चुकी थी और जैसे ही वो शहर को पार करके जंगल के अंदर आती है तब वो अपने सामने एक अजीब सा क्रिएचर देखती है। सैली उसको इग्नोर करके वहाँ से जा रही थी लेकिन तभी उसके अंदर से कुछ आवाज आने लगती है। तब उसे ना चाहते हुए भी वहाँ पर रुकना पड़ता है। कुछ ही देर में वो अजीब सा जानवर उड़ जाता है और वो रैबिट जैसा लग रहा था। तब शैली उसे एक कैरेट देती है जिस वजह से वो उसे थैंक्स कहती है। एक बोलता हुआ रैबिट देख के वो भी काफी ज्यादा हैरान थी और इसके बाद वो एक ड्राइंग बनाती है जो कि मीको का था लेकिन वो मीको जैसा लग नहीं रहा था। उस ड्राइंग को देखने के बाद वो रैबिट कहता है मुझे माफ करना, मैंने ऐसे किसी को भी यहाँ पर नहीं देखा। और इसके बाद सैली कहती है कि मैं एक एडवेंचर पर निकली हूँ, बनी क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ऐसा भी हो सकता है कि आगे हमें कुछ खतरों का सामना भी करना पड़े। और तब बनी सैली के साथ जाने के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में हम बनी और सैली को देखते हैं जो कि चलते चलते एक छोटे से गांव में आते हैं लेकिन उस गांव के लोग डेमी ह्यूमंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और यही वजह है कि वो लोग बनी को अपने गांव में देखना नहीं चाहते और ये चीज सैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती जिस वजह से वो लोग उस गांव में एंटर करते ही नहीं है। लेकिन इस जगह से बाहर निकलने का उस गांव के अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं। तब सैली बनी को एक कपड़े से ढक देती है और चुपचाप वो लोग उस शहर से निकलने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग शहर से निकल पाते वहाँ पर उनके सामने विलेज का हेड आ जाता है। विलेज के हेड ने अभी तक बनी को नहीं देखा था जिस वजह से वो लोग बिल्कुल ही शांत थे। लेकिन तब बनी विलेज के हेड के बैग पर बहुत सारे कैरेट्स को देखता है और वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे कैरेट्स चाहिए। और क्योंकि बनी सामने आ जाता है तो विलेज के चीफ को पता चल जाता है कि वो एक डेमी ह्यूमन है। लेकिन उन दोनों को देख के चीफ समझ जाता है कि ये दोनों एडवेंचरर्स हैं तो वो डेमी ह्यूमंस के बारे में उसको कुछ भी नहीं बोलता। और तब चीफ उन दोनों को ही ऑफर करता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रुक सकते हो क्योंकि ये विलेज काफी बड़ा है तो एक दिन में तुम इसको पार नहीं कर पाओगे। उसी रात हम दोनों को ही चीफ के घर में देखते हैं जहाँ पर बनी को अपना रूम दिखाने के बाद चीफ सैली को उसका रूम दिखाने के लिए उसके साथ जा रहा होता है। और तब वो सैली को कहता है कि बहुत सालों पहले की बात है, इस विलेज के ऊपर मॉन्स्टर्स का हमला हो गया था और इस विलेज के काउंटलेस लोगों को मॉन्स्टर्स ने मार दिया था। लेकिन तब कहीं से एक लंबे बालों वाला लड़का आता है। वो एक एडवेंचरर था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो हमारे विलेज को बचा लेता है। और उसके बारे में सुन के सैली को पता लग जाता है कि ये और कोई नहीं मीको है। तब वो कहती है तो क्या आपको पता है कि वो एडवेंचरर अभी कहाँ पर गया है? तब चीफ कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो उसको थैंक्स तक नहीं कह पाया। वो यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद चुपचाप यहाँ से निकल गया था और यही वजह है कि मैं सारे एडवेंचरर्स की बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। तब सैली पूछती है कि आखिर आप लोग डेमी ह्यूमन से इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हो? तब चीफ कहता है कि डेमी ह्यूमंस भी एक तरह के डीमंस होते हैं, हालांकि वो लोग अच्छे दिखने के नाटक करते हैं लेकिन अंदर से उनका मन कभी भी अच्छा नहीं होता। इस टॉपिक पर सैली और ज्यादा बात नहीं करती और उस रात वहाँ पर ही सो जाती है।
अगले दिन जब सैली सोकर उठती है तो उसे बहुत सारे आवाज आती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो अपने सामने एक बहुत ही बड़े ऑगर मॉन्स्टर को देखती है। ये मॉन्स्टर वहाँ पर मौजूद सारे सिटीजन्स को हार्म कर रहा होता है। सैली को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो इस मॉन्स्टर को कैसे मारेगी और जैसे ही वो मॉन्स्टर सैली को जान से मारने वाला था तभी वहाँ पर बनी दौड़ते हुए आता है और एक ही किक के साथ वो मॉन्स्टर को मार गिराता है। वहीं पर इन सारी चीजों को जंगल से कुछ सोल्जर्स देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ विलेज में बनी की ऐसी पावर को देख के वहाँ के सिटीजन्स काफी ज्यादा डर गए थे। तब विलेज चीफ सामने आता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं जितनी हेल्प कर सकता था मैंने कर दी, लेकिन तुम दोनों अभी यहाँ से चले जाओ। तब बनी दौड़ते हुए चीफ के सामने जाता है और उसके सामने जाके कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कल रात हमारी काफी ज्यादा मदद की थी। और ये देख के वहाँ के सिटीजन्स भी काफी ज्यादा हैरान थे और इसके बाद ही सैली और बनी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तब इनके सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि कुछ देर पहले हमें दिखाए गए थे और बिना किसी रीजन के इन दोनों को वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके बाद ही हमें सैली और बनी को दिखाया जाता है जो कि जेल के अंदर थे और तभी वहाँ पर हेड ऑफिसर आता है और आने के बाद उन दोनों को ही जेल से निकालने के बाद वो कहता है कि मेरा नाम हॉक्स है और हमारी मेन विक्टिम ये डेमी ह्यूमन है। इसकी पावर देख के हमें लगा कि ये कभी भी खतरा बन सकती है और क्योंकि तुम भी इसी के साथ थी इसलिए तुम्हें हमने पकड़ा है। लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और उन विलेजर्स से बात करने के बाद उन्होंने बोला कि बनी एक बहुत ही अच्छा डेमी ह्यूमन है और यहाँ तक कि बनी ने विलेजर्स को डीमन से भी बचाया है। और तब हॉक्स को पता लगता है कि बनी बिल्कुल भी बुरी डेमी ह्यूमन नहीं है और क्योंकि हॉक्स ने बेवजह दोनों को अरेस्ट किया था तो एक ट्रीट देने के लिए वो लोग दोनों को ही एक सिटी में ले आते हैं। तब हॉक्स कहता है कि इस सिटी को रिंडेरी सिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे उस सिटी के बाहर हम दो मॉन्स्टर्स को देखते हैं। यहाँ पर एक मॉन्स्टर जो कि लड़की है उसका नाम मैरी था और इस बड़े वाले भालू जैसे मॉन्स्टर का नाम जेड है और ये दोनों ही प्लान कर इस सिटी के अंदर कब्जा करने का सोच रहे हैं। लेकिन इस सिटी के आउटर वॉल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से कोई भी मॉन्स्टर इसके अंदर एंटर नहीं कर पाता। तब मैरी अपने फुल पावर का यूज करते हुए एक आइस का सेक्रीफाइस कर देती है जिससे कि सिटी के आउटर वॉल में एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है। हालांकि इतना ज्यादा माना यूज करने की वजह से मैरी का साइज छोटा हो जाता है। तब जेड कहता है कि बाकी का मैं संभाल लूंगा, तुम इतने कम माना के साथ फाइटिंग नहीं कर सकती। ये कहकर जेड वहाँ पर मौजूद सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो सामने उसे सैली दिखती है। नहीं पता क्यों लेकिन सैली अपने कंट्रोल पे नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया है। और तब सैली जेड की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन तब बनी आता है और जेड को दूर हटा देता है और कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड बैक कर पाऊंगा। और तभी सैली अचानक से होश में आ जाती है और हॉक्स उसको ले जाता है। दूसरी तरफ बनी अपने पूरे स्ट्रेंथ से लड़ रही होती है लेकिन फिर भी वो उसको हरा नहीं पाती। बहुत कोशिश करने के बाद भी जेड उसको पकड़ लेता है। बनी के हमलों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और देख के ऐसा लग रहा था कि बनी काफी जल्दी मरने वाली है। तब बनी एक आखिरी कोशिश करती है लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और तब जेड बनी को सैली के सामने फेंक देता है। तब सैली बनी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दे सकती। तब जेड हंसता है और कहता है कि आखिर तुम दोनों मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। अचानक से सैली को अपने अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है। उसकी आंखें बिल्कुल वैसे ही ग्लो कर रही थी जैसे कि मीको की करती है और देखते ही देखते सैली ने उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट दिया था। और तब हम सैली को देखते हैं जिसका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। वहीं पर अगले सीन में हम एक पेड़ के नीचे मरी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि आखिर जेड को इतना टाइम क्यों लग रहा है। और तब फाइनली हम अपने मेन कैरेक्टर मीको को देखते हैं जो कि मैरी के बिल्कुल ही पीछे था और कहता है अभी अभी अंदर से जो आवाज आई क्या वो तुम्हारी दोस्त की है। तब मैरी मीको को देखती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर कैसे मीको उसके पीछे आ गया और उसे पता तक नहीं चला। और इसके बाद मैरी बिना कुछ सोचे उसके ऊपर हमला कर देती है। ये हमला वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था जिससे कि वो पेड़ कट जाता है लेकिन इस हमले से मीको को कुछ भी नहीं होता। और तब मीको कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम लड़ने की कोशिश ना करो। वहीं पर दूसरी तरफ हम जेड को देखते हैं जो कि काफी जोर जोर से हंस रहा था और कहता है कि फाइनली मुझे इतने दिनों बाद कोई ऐसा मिला जो कि मुझसे लड़ सकता है। ये कहकर जेड शैली की तरफ एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है लेकिन जेड ये देख के चौंक जाता है कि शैली ने उसके अटैक को आराम से रोक लिया था। वहीं पर दूसरी तरफ हम मीको को देखते हैं जो कि मैरी के साथ बैठा होता है। तब मैरी पूछती है कि क्या तुम वही ट्रेवलर हो जो कि सारे मॉन्स्टर्स को शहर शहर जाके मार रहा है।
तब मीको कहता है कि तुम्हें अगर मेरे बारे में पता ही है तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम और तुम्हारे दोस्त इस शहर के लोगों को क्यों मारना चाहते हैं? तब मैरी कहती है कि इन सब के पीछे बस एक ही रीजन है। इंसानों ने लड़ने के बाद अपना अपना किंगडम बना लिया और चैन से रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हम जैसे मॉन्स्टर्स यानी कि ऑगर्स के बारे में नहीं सोचा। हम इंसानों के ऊपर हमला बस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास रहने की जगह तक नहीं है। और अब ये सब बातें मीको को बताते हुए उसकी माना पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुकी थी और मैरी अभी पूरी तरीके से अपने ओल्ड फॉर्म में वापस आ चुकी थी। और तब वो अपने माना को रिलीज करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम मॉन्स्टर्स के लिए एक खतरा हो और हमारी भलाई के लिए हमें तुम्हें यहीं पर मारना होगा। तब मीको कहता है कि तो तुम मुझे मारना चाहती हो। मुझे लगा था कि पहली बार मुझे कोई अच्छा मॉन्स्टर मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो ट्राई करके देख लो। वहीं पर दूसरी तरफ जेड ने भी ये सेम स्टोरी सैली को भी बताई थी और तब जेड अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमला यूज करता है, ये कहकर कि तुम्हें मारना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बिल्कुल कैसल को तोड़ते हुए बाहर आता है और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैरी का ध्यान भटक जाता है और टाइम देखकर मीको उसके ऊपर हमला कर देता है, हालांकि वो बस उसकी परछाई थी। तब मैरी कहती है कि तुम मेरे पीछे पड़े हो, लेकिन क्या तुम अपने दोस्तों को नहीं बचाना? मुझे नहीं लगता कि जेड से वो लोग ऐसे ही जीत पाएंगे। तब मीको कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ कि मैं सबको बचाते फिरूं। इस दुनिया में मेरा बस एक ही गोल है और वो है कि सारे डीमन ऑगर्स को मारना। और ये कहने के बाद मीको एक मैजिक करता है जिससे कि मैरी के सारे ऑगर आइज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सैली जेड को हरा देती है, हालांकि उसको हराने के बाद वो बेहोश हो जाती है, लेकिन सैली ने बनी को प्रोटेक्ट कर लिया था। दूसरी तरफ मैरी कहती है कि अगर मैंने अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमले को यूज किया तो तुम मारे जाओगे। तब मीको कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तब मीको कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम एक बार अपना हमला करो और मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। और तब मैरी अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमला करती है। ये वही हमला है जो कि उसने सबसे पहले किया था और उसे लगा था कि इससे मीको मारा जाएगा, लेकिन मीको को एक खरोच तक नहीं आती और इस हमले को यूज करके मैरी की पूरी माना खत्म हो चुकी थी और उसे पता था कि वो अभी यहाँ पर मरने वाली है। मीको उसके पास जाता है, तब मैरी पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तब मीको उसको अपना नाम बताता है और उसकी ऑगर आई को डिस्ट्रॉय कर देता है। नहीं पता क्यों, लेकिन मीको उसको जान से नहीं मारता। कुछ देर बाद वहाँ पर मीको का डॉग आता है और कहता है कि मीको क्या तुम इसे नहीं मारने वाले? तब मीको कहता है कि कभी मैं भी इसी की तरह हुआ करता था और क्योंकि मैंने इसकी सारी पावर ड्रेन कर लिया तो हम इसको जिंदा छोड़ सकते हैं। और तब डॉग कहता है कि क्या आप अपने स्पिरिट से नहीं मिलने वाले? मीको कहता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त उससे मिलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और यहाँ पर ये दोनों ही सैली की बात कर रहे थे और इसका मतलब ये है कि इससे पहले जब वो दोनों मिले थे तब मीको का एक छोटा सा हिस्सा सैली के अंदर चला गया था और यही वजह है कि शैली के अंदर एक ऐसी पावर डेवलप हो गई। उसी शाम को एक पेड़ के पास में एक अजीब सा आदमी दिखाया जाता है और वो कहता है कि फाइनली मुझे वो मिल गया। वहीं पर दूसरी तरफ जब शैली को होश आता है तब वो पूछती है कि आखिर उस मॉन्स्टर ऑगर का क्या हुआ। तब हॉक्स उसे उसका स्वॉर्ड देता है और उसे बोलता है कि आखिर तुमने तो उसे मारा था। और ये सुन के शैली को समझ नहीं आता कि आखिर इतने बड़े मॉन्स्टर को उसने कैसे मारा। अगले सीन में हम हॉक्स को देखते हैं जो कि शैली और बनी को जेल में लेके आता है और तब हॉक्स दोनों को ही मैरी को दिखाता है और कहता है कि हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब सिटी के बाहर एक पेड़ के पीछे हमें ये लड़की पड़ी हुई मिली और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक ऑगर है। हालांकि किसी ने इसके मॉन्स्टर एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया है और क्योंकि ये एक ऑगर है तो ऐसा हो सकता है कि इस हमले के पीछे इसका भी हाथ हो, इसलिए जब ये एक बार होश में आ जाएगी तो हमें इसे मारना होगा। तब शैली कहती है कि जब तक इसे होश नहीं आता तब तक मैं इसके साथ ही रहूंगी। तब हॉक्स कहता है कि सावधान रहना और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब बनी और शैली उसके पास बैठे थे तब बनी एक चीज नोटिस करती है और शैली से कहती है कि मैरी बस बेहोश होने का नाटक कर रही है। और जब दोनों को पता लग ही चुका था तो मैरी वहाँ पर उठ जाती है और कुछ प्लान करने के बाद वो बनी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी के अटैक्स बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थे क्योंकि मीको ने उसके पावर एलिमेंट्स को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अटैक्स उसको लग क्यों नहीं रहे और जब उसे याद आता है कि मीको ने ये सब किया है तब वो जोर जोर से मीको का नाम लेने लगती है और मीको का नाम सुन के शैली को कुछ भी समझ नहीं आता। तब वो कहती है कि मुझे सब कुछ पहले से बताओ। अगले सीन में हम एक ऑगर को देखते हैं जो कि धीरे धीरे जंगल से सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पर दूसरी साइड हम देखते हैं कि मैरी ने सब कुछ शैली को बता दिया होता है
और जब शैली को मिको के द्वारा किए गए सारे काम का पता लग जाता है तब वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि अब तुम हमारे जैसे एक नॉर्मल इंसान हो और कुछ भी करके तुम्हें हमें मरने से बचाना होगा। अगले सीन में हमें हॉक को दिखाया जाता है जो कि अपने कैबिनेट में बैठा होता है और तब उसके पास कुछ गार्ड्स आते हैं और कहते हैं कि वो मैरी नाम की ऑगर यहाँ से भाग चुकी है और इस प्लान में आपके दोनों ही दोस्त शामिल है। हॉक को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कुछ शैली और बनी कर सकते हैं। उन तीनों को ही पकड़ने के लिए हॉक वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है कि तीनों ही वहाँ से भाग रहे थे। उन्हें रोकने के लिए हॉक उनके सामने आ जाता है, लेकिन तब बनी दौड़ते हुए आती है और हॉक को साइड हटा देती है। हॉक उन्हें रोकने की सारी कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। इससे पहले कि हॉक फिर से उनके पीछे जा सकता, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हमला होता है और ये हमला इतना ज्यादा बड़ा था कि बस एक हमले से ये पूरी सिटी तबाह हो चुकी थी। हॉक अपने सामने पूरी सिटी को तबाह होता हुआ देख कुछ भी समझ नहीं पाता और तब मैरी को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सी फीलिंग महसूस होती है और तब ऊपर हम एक हाई लेवल ऑगर को देखते हैं। इस हाई लेवल ऑगर का नाम हमें साइमन बताया जाता है और इस टाइप के ऑगर्स के अंदर इनसेन लेवल की स्ट्रेंथ होती है। तब साइमन मैरी से पूछता है कि आखिर तुम इन ह्यूमंस के साथ क्या कर रही हो। तब साइमन नोटिस करता है कि मैरी के पास कोई भी पावर्स नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम किसी बैटल में हार गई थी और तुम्हारे पास अभी पावर्स नहीं है, इसका मतलब कि तुम एक ह्यूमन हो और तुम्हारा जिंदा रहना ना रहना सेम चीज है, तो इनके साथ यहाँ पर तुम्हें भी मरना होगा। तब अचानक से मैरी नीचे बैठ जाती है और कहती है कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तब बीच में शैली आती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा बोलने का हक नहीं है। मैरी को जिंदा रहना है या नहीं है वो तुम डिसाइड करने वाले कोई भी नहीं होते। इससे पहले कि मैरी और भी कुछ बोल पाती, साइमन उसके पीछे चला जाता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन अचानक से साइमन रुक जाता है क्योंकि मिराजी नाम के एक बंदे ने उसको रुकने के लिए कहा था और ये वही है जो कि कुछ देर पहले हमें शहर के ऊपर नजर रखते हुए दिखाया गया था। और तब वो साइमन को कमांड करता है कि तुम शैली के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे और वो साइमन को वहाँ से वापस बुला लेता है। ये सब होने के बाद कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और तब शैली हॉक्स के पास जाती है जो कि अभी तक वैसे ही बैठा हुआ था। शैली उसे होश में लाती है और कहती है कि अब ये शहर बर्बाद हो चुका है तो हमें फिर से स्टार्ट करना होगा। तब हॉक्स होश में आता है और कहता है तुम सही कह रही हो, हमें सबसे पहले एक ऐसी जगह खोजनी होगी जहाँ की हम रह सकते हैं। तब मैरी कहती है कि यहाँ से थोड़े ही दूर पे एक शहर है और वो शहर काफी बड़ा है तो हमें वहाँ पर रहने की जगह मिल सकती है। अगले सीन में हम सभी को उसी शहर में देखते हैं। हॉक्स कहता है कि सबसे पहले हमें एक रहने की जगह चाहिए और पूरा शहर ढूंढने पर उन्हें एक सस्ता होटल मिल जाता है, लेकिन उस होटल का ओनर भी उनको वहाँ पर रहने से मना कर रहा था क्योंकि ओनर को पता लग चुका था कि उनके साथ एक डेमी ह्यूमन है। पर जब ओनर को पता चलता है कि उनके साथ हॉक भी है जो कि एक आर्मी जनरल है, तब वो रूम देने के लिए मान जाता है। और अब फाइनली इतने मेहनत के बाद उनको एक होटल पे एक सस्ता रूम मिल चुका था। रूम में आने के बाद शैली बाहर से कुछ खाना लाने के लिए जाती है। वहीं पर हॉक काफी ज्यादा दुखी और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो भी क्या करेगा। तभी अचानक से हॉक के पास बनी आती है और कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बनी के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड और बहुत ही अच्छा फील करने लगता है। कुछ ही देर में जब हॉक भी बाहर कुछ काम से जाने लगा था, तब हम मैरी और बनी को देखते हैं। तब बनी कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम अभी एक इंसान हो तो तुम्हें भी अपना एक नया नाम मिलना चाहिए क्योंकि मैरी तो तुम्हारा ऑगर नेम है। और तब बनी कुछ देर सोचने के बाद मैरी का नया नाम कैरेट रखती है और मैरी को भी इस नाम से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था, हालांकि उसको ये नाम पसंद आ रहा था। वहीं पर अगले सीन में हम शैली को देखते हैं जिसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सबको क्या पसंद आएगा। शैली बहुत सारे स्टोर्स में जा चुकी थी लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था। वो बैठ के सोच ही रही होती है कि आखिर उसे क्या खरीदना चाहिए, तभी अचानक से उसके साइड में मीको आ जाता है। अचानक से मीको को देख के शैली को समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या बोलना चाहिए, लेकिन तब मीको कहता है कि फाइनली तुम एक एडवेंचरर बन चुकी हो, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुमने अपने एडवेंचर से क्या क्या सीखा। तब शैली कहती है कि हाँ, मैंने काफी कुछ सीखा है और उनमें से सबसे ज्यादा बुरी चीज जो मुझे लगी वो ये है कि ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस कितना ज्यादा आपस में हेट करते हैं। ये सुन के मीको कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और कुछ देर बाद पूछता है, अगर एक छोटे से बच्चे के माता पिता को उसी के सामने एक डेमी ह्यूमन मार दे तो आखिर तब तुम क्या करोगी। तब शैली कहती है कि अगर ऐसा कुछ हो तो मैं डेमी ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत करूंगी। तब मीको कहता है कि अगर मैं उसके जगह होता तो मैं सारे डेमी ह्यूमंस को मार डालता।
अगले सीन में हम मिराजी को देखते हैं जो कि शहर के एक कोने में खड़ा था और तभी वहाँ पर साइमन आता है जो कि आकर उससे पूछता है आखिर तुमने मुझे उस लड़की को मारने से मना क्यों किया था। तब मिराजी कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम उस लड़की से जीत सकते हो, लेकिन अगर तुम उस वक्त उससे लड़ते तो तुम बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते। साइमन कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, वो बस एक ह्यूमन है। वहीं पर दूसरे सीन में हम सैली को देखते हैं जो कि मीको से माफी मांगती है और कहती है कि अगर मैंने कुछ बुरा कहा हो तो मुझे माफ करना, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस दुनिया में सारे स्पीसीज एक साथ रह सके। तब मीको कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत ही इजी काम है। शैली कहती है कि हालांकि ये इजी काम ना हो, लेकिन मैं बिना ट्राई किए हार नहीं मानने वाली। और तब शैली पूछती है कि मीको क्या तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन तब मीको कहता है कि मुझे अकेले ट्रैवल करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और आखिर में कुछ देर बात करने के बाद मीको वहाँ से जाने लगता है। आखिर में मीको कहता है कि चिंता मत करो, हम फिर से जरूर मिलेंगे। और इसके बाद ही शैली कुछ खाना खरीद के अपने रूम में आ जाती है, लेकिन तब शैली रूम में एक अनजान बच्चे को नोटिस करती है। तब हॉक्स कहता है कि ये हमारे सिटी में से है और इस बच्चे का नाम ब्रेट बताया जाता है। तब ब्रेट बताता है कि जब पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी तब एक विच मेरे सामने आई थी और उसने मुझे बचा लिया था। हालांकि शैली समझ नहीं पाती कि आखिर एक विच ने एक बच्चे को क्यों बचाया। वहीं पर दूसरी तरफ हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि मिराजी के कहने पर उससे मिलने आई थी। तब मिराजी कहता है कि मैं तुम्हें अभी तक एक ऑगर मानता हूँ और अगर तुम अभी तक सच में एक मॉन्स्टर हो तो मैं तुम्हें कुछ चीजें बोलूंगा जो तुम्हें करनी होगी। तब मिराजी मैरी को शैली के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने ऑगर आइज से उसके ऊपर नजर रख सकती हो, इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि आखिर उसके पास कितनी पावर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग उस जगह पर आ चुके थे जहाँ पर ब्रेट ने उस विच को देखा था। उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है जिसके अंदर विच का घर होता है। जब वो लोग उस घर के अंदर आते हैं तो पहले उनको कोई भी नहीं दिखता, लेकिन कुछ देर बाद हमें उस विच को दिखाया जाता है जिसका नाम वीनी था। तब शैली उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने उस बच्चे को बचाया था और क्योंकि तुम एक विच हो तो तुम्हें बहुत सारे मैजिक्स आते होंगे। और तब शैली विच से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो भी उसे कुछ मैजिक सिखा दे, लेकिन तब वीनी कहती है कि मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगी, लेकिन इसके 1 लाख रुपए लगेंगे। और तब शैली हॉक्स के पास रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे कुछ पैसे उधार दे दे, लेकिन हॉक्स कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और तब हॉक्स शैली से कहता है कि मैं तुम्हें मैजिक करना तो नहीं, लेकिन स्वॉर्ड चलाना जरूर सिखा सकता हूँ। वहीं पर अगले सीन में हम हॉक को देखते हैं जो कि शैली को स्वॉर्ड चलाना सिखा रहा होता है और वहीं पर मैरी शैली के ऊपर नजर रख के बैठी हुई थी। और तब मैरी अपने ऑर्गेनाइज की मदद से शैली की पावर को देखने की कोशिश करती है। हालांकि जब वो शैली को देखती है तो उसे एक बहुत ही ज्यादा व्हाइट लाइट दिखाई देती है और इसका मतलब ये है कि शैली एक नॉर्मल पर्सन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हॉक और शैली को ट्रेनिंग करते करते शाम हो चुकी थी और क्योंकि वो लोग अभी एक जंगल में थे तो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग रात को कहाँ पे रुकेंगे। और तभी वहाँ पर विच आती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरी जगह पे रुक सकते हो और अगर तुम पैसे नहीं देना चाहते तो बस रूम को साफ कर देना। वहीं पर अगले सीन में हम बनी को देखते हैं जो कि विच के पास आती है और हमें पता चलता है कि बनी और विच पहले के पुराने दोस्त हैं, जहां विच ने बनी के लिए एक हैमर टाइप का वेपन बनाया था। तब बनी उस वेपन के लिए विच को शुक्रिया अदा करती है और फिर वो कहती है कि अगर हो सके तो शैली को मैजिक जरूर सिखाना। और क्योंकि वो दोनों ही पुराने दोस्त है तो विच इस काम के लिए मान जाती है। हालांकि वो बोलती है कि मैं ये काम फ्री में नहीं कर रही, तुम जब इसके बाद मुझसे मिलोगी तो मैं तुमसे बहुत सारे पैसे लेने वाली हूँ। अब अगले सुबह विनी ने सबको बाहर बुलाया होता है और जब शैली को पता चलता है कि विनी उसको मैजिक सिखाने वाली है तो शैली काफी ज्यादा खुश होती है और विनी का शुक्रिया अदा करने लगती है। पर तब विनी कहती है कि रुक जाओ, इतना खुश मत हो, कोई भी मैजिक सीखने से पहले मैं तुम्हारे पोटेंशियल को देखना चाहती हूँ। और तब विनी शैली को बनी के साथ लड़ने के लिए कहती है, लेकिन शैली बनी के साथ लड़ने से मना कर देती है। तब विनी कहती है कि अगर तुम्हें मैजिक सीखना है तो जो मैं बोल रही हूँ तुम्हें वो करना ही होगा। दूसरी तरफ मैरी जब ये सब सुनती है तो उसे अंदाजा हो जाता है कहीं न कहीं विनी को भी पता है कि शैली कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। वहीं पर शैली बनी के साथ एक नॉर्मल ट्रेनिंग कर रही होती है और जब बनी के साथ उसका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो वो हॉक्स के साथ स्वॉर्ड फाइटिंग करती है। तब हॉक्स कहता है कि क्योंकि तुम एक बिगिनर हो तो मैं तुम्हारे ऊपर हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विनी और हॉक बात कर रहे होते हैं और विनी उसे बता रही होती है कि आखिर कैसे शैली ने उस जेड मॉन्स्टर को हराया था। तब हॉक कहता है कि अगर शैली के पास सच में एक ऐसी पावर है तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता।
वहीं पर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शैली बहुत ही बुरी तरीके से हार चुकी थी और शैली कहती है कि तुमने कहा था कि तुम हाथ का यूज नहीं करोगे। तब हॉक कहता है कि हाँ, मैंने हाथ का यूज नहीं किया, मैंने तुम्हें पैर से हराया है। इसी टॉपिक पे जब वो लोग झगड़ रहे होते हैं तब विनी उनको देख के बहुत ही खुश होती है, क्योंकि विनी हॉक के अंदर उसके ग्रैंडफादर को देख रही होती है। उसे याद आता है कि कैसे वो पहले हॉक के ग्रैंडफादर के साथ ट्रेनिंग किया करती थी। और तभी विनी देखती है कि उसके पास एल्फ क्लैन के लीडर और विजार्ड क्लैन के लीडर आते हैं। वो दोनों यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि विनी के किए गए मैजिक कास्ट को वो लोग जंगल से हटा सके। तब विनी पूछती है कि आखिर तुम्हें मैजिक बैरियर को क्यों हटाना है। तब वो दोनों कहते हैं कि हम अपने क्लैन को शिफ्ट कर रहे हैं और रिसेंटली वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर देखने के लिए मिला है और यहाँ से जाने से पहले हम उस मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं। अब इसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि विनी ने फॉरेस्ट के ऊपर से अपना बैरियर को हटा दिया था और इस मॉन्स्टर ऑगर को हराने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया होता है और प्लान के हिसाब से लिजर्ड क्लैन पहले फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे और उस मॉन्स्टर को शहर की तरफ बढ़ने से रोकने का उनका काम है। लेकिन तब हॉक कहता है कि ये प्लान बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि लिजर्ड्स दूर तक नहीं देख सकते तो फॉरेस्ट के अंदर उन्हें बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है और अगर लिजर्ड्स अकेले लड़ने गए तो वो लोग बेवजह मारे जाएंगे। ये बात शैली और हॉक दोनों ही एल्फ क्लैन के लीडर को कहते हैं। तब एल्फ क्लैन का लीडर कहता है कि मुझे पता है कि ये हो सकता है, लेकिन ये हम दोनों क्लैन्स ने मिलकर डिसाइड किया है और असलियत में अगर वो मॉन्स्टर मारा जाए और साथ ही कुछ लिजर्ड्स भी मारे जाए तो इससे हमारे एल्फ क्लैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और एल्फ क्लैन के लीडर की ऐसी बातें सुन के शैली आगे कुछ भी नहीं बोलती। तभी अचानक से जंगल के अंदर से एक ऑगर आता है जो कि बिल्कुल ही इंसान की तरह दिख रहा था। हालांकि ये वो ऑगर नहीं है जिनसे कि ये सब लड़ने आए हैं। वो आते साथ ही शैली के ऊपर अपने बालों की मदद से हमला कर देती है। हालांकि बनी ने अपने हैमर की मदद से उसके अटैक को रोक लिया था। तब हमें इस ऑगर का नाम बताया जाता है जो कि हात्सुमी था। दूसरी साइड विनी को ये सारी चीजें अजीब लगी रही होती है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आता है और तभी वो मेन ऑगर जंगल से बाहर आ जाता है और सभी लोग ये देख के काफी हैरान थे कि ये ऑगर एक बहुत ही बड़ा पेड़ जैसे लग रहा है। तब विनी सबको कहती है कि इसके लुक्स पे मत जाना, मैं इसको रोकूंगी, तब तक तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तब शैली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये काम काफी ज्यादा खतरनाक है और इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। और तभी हमें पता चलता है कि ये सारा ही प्लान मिराजी और सैमन का था, जिससे कि वो लोग दोनों ही क्लैन और साथ ही में शैली को खत्म कर सके। उस पेड़ जैसे दिखने वाले ऑगर और हात्सुमी को इसी ने समन किया होता है। तब सैमन कहता है कि मैंने बहुत दिन से किसी इंसान को नहीं खाया और किस्मत भी इतनी ज्यादा अच्छी है कि सामने से मीको जा रहा होता है। मीको को देखते साथ ही सैमन उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसका गर्दन कटा हुआ होता है और ये देख के मिराजी काफी ज्यादा चौंक गया था। और तब मीको हंसते हुए कहता है कि ऐसे पीछे से हमला नहीं करते। वहीं पर अगले सीन में हम ऑगर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि विनी ने उसको इतने सालों से अपने मैजिक के अंदर कैद करके रखा था। लेकिन तब हम देखते हैं कि उनका प्लान चेंज होता है और अब प्लान में वो दोनों ही क्लैन एक साथ लड़ने वाले थे। और क्योंकि दोनों ही क्लैन मिलजुल के काम कर रहे थे तो ये देख के शैली काफी ज्यादा खुश थी। और तभी हमें इस मेन ऑगर का नाम बताया जाता है जो कि यूकी है। यूकी तब हंसता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम लोग एक साथ काम कर सकते हो? लिजर्ड क्लैन और एल्फ क्लैन की लड़ाई सदियों से चलती आ रही है और अचानक से कोई भी इतनी बड़ी लड़ाई को खत्म नहीं कर सकता। और ये कहते हुए यूकी ने शैली को पकड़ लिया होता है। यूकी जैसे ही शैली को मारने वाला था तब बनी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है और तब हात्सुमी बनी के सामने आ जाती है और कहती है कि तुम उसे हमेशा नहीं बचा सकती। और ये कहकर हात्सुमी बनी के ऊपर हमला कर देती है और अपने ही दोस्त के ऊपर हमला होता हुआ देख शैली की आईज फिर से ग्लो करने लगती है। यूकी को समझ नहीं आता कि आखिर शैली के अंदर अचानक से इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे आ रही है। कुछ ही देर में शैली यूकी के रूट्स को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। तब यूकी कहता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और हमारे ऑगर क्लैन को तुमसे बहुत ही बड़ा खतरा है। तो अगर तुम सच में ये चाहती हो कि हम सब मिलजुल के रह सके तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। हालांकि शैली उसके बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और जब शैली उसके ऊपर हमला करने ही वाली थी तब हात्सुमी उसे पकड़ लेती है। लेकिन शैली एक ही हमले की मदद से हात्सुमी के बालों को काट देती है। ये देख के हात्सुमी को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि आज तक कोई भी उसे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिला जो कि उसके बालों को काट सके, क्योंकि उसके एबिलिटीज की मदद से उसके बाल स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और अब बिना कुछ कहे शैली उसके ऊपर हमला कर देती है और ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि हात्सुमी के पावर्स उसके पास से चले जाते हैं। हात्सुमी को समझ नहीं आता कि आखिर शैली कौन है।
लेकिन तब यूकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। अगर तुम एक इंसान से भी नहीं जीत सकती तो तुम्हें मॉन्स्टर क्लैन में रहने का कोई भी हक नहीं। और ये कहकर यूकी हात्सुमी की जान लेने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अगले ही पल शैली ने उसके सारे रूट्स को जला दिया होता है। और ऐसी इंसेन पावर देख के यूकी को कुछ भी समझ नहीं आता। तब शैली कहती है कि तुम कह रहे थे कि हात्सुमी बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन तुम्हें देख के मुझे ये नहीं लगता कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। मेरे पास जो भी पावर्स है मैं बस उसे तभी यूज करती हूँ जबकि मुझे जरूरत होती है, और इन पावर्स को मैं बस अच्छे कामों के लिए ही यूज करती हूँ। हालांकि ये पावर्स मेरे पास रहे या ना रहे, लेकिन अगर मैंने कहीं भी नाइंसाफी देखी तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। और ये कहकर शैली अपनी पूरी पावर के मदद से उसके ऊपर हमला करती है और कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर भी वहीं पर मारा जाता है। और जब फाइनली इन दोनों ही मॉन्स्टर्स को हरा दिया गया है तो वो सब बहुत ही ज्यादा खुश थे और सभी लोग शैली का शुक्रिया अदा भी करते हैं, क्योंकि आज शैली ने ही उन्हें और उनके गाँव वालों को बचाया है। और तब हॉक नोटिस करता है कि हात्सुमी यहाँ पर नहीं है। वहीं पर हम हात्सुमी को देखते हैं जो कि अपनी जान बचा के जंगल के अंदर भाग चुकी थी। हालांकि उसे देख के ये नहीं लग रहा था कि वो बिल्कुल भी सही हालत में है। तब उसी रात हम मैरी को देखते हैं जो कि सारी इन्फॉर्मेशन मिराजी की तरफ भेजने के लिए अपने ऑगर आइज का इस्तेमाल करती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैरी उसको सवाल कर रही थी कि आखिर तुमने मुझे शैली के ऊपर नजर रखने के लिए क्यों कहा था। और मैरी का ये सवाल सुन के मिराजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मिराजी को ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा हाई पोस्ट में है और मैरी के जैसे एक लो लेवल ऑगर उससे सवाल करने के लायक नहीं है। लेकिन फिर मिराजी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है, कुछ देर पहले जब हम लोग पहाड़ों पर अपने प्लान के ऊपर नजर रख रहे थे तब हमें उस पहाड़ पे एक लड़का मिला था जिसने कि साइमन को एक ही सेकंड के अंदर मार दिया। ये सुन के मैरी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन उसे फिर पता लग जाता है ये और कोई नहीं मीको ही हो सकता है। तब मिराजी कहता है कि ऐसा भी हो सकता था कि आज मैं भी उसके साथ मारा जाता, लेकिन मैंने उसे समझाया कि मैं उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता। अब इसके बाद ही हमें अगले सुबह दिखाया जाता है जहाँ शैली नींद से उठती है और जब वो विनी के घर जाती है तब वो हॉक को एल्फ और लिजर्ड क्लैन के लीडर के साथ बैठा हुआ बात करते हुए देखती है। और तब हॉक कहता है कि शैली तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, एल्फ और लिजर्ड क्लैन के लीडर अभी दोस्त बन चुके हैं और वो लोग एक साथ काम करने के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सुन के शैली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका ड्रीम यही था कि सब एक साथ काम करे। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी क्योंकि इसी वक्त शैली को अभी विनी के घर से निकलना होगा, क्योंकि शैली को रियलाइज हो चुका था कि वो जहाँ भी जा रही है उसके पीछे बहुत सारे ऑगर्स उसका पीछा कर रहे हैं और प्रोबेबली वो लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर शैली के पास इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आ रहा है। अगले सीन में हम शैली को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल रही थी और उसके साथ उसके एडवेंचर में हॉक्स, मैरी और बनी उसके साथ जाने वाले थे। और इसके बाद ही विनी को अलविदा कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसी रात एक जगह पर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि सड़क पर अकेले जा रही थी और अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और जैसे ही वो पीछे देखती है तो उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक ऑगर था और अगले ही पल वो लेडी नीचे गिरी हुई थी। वहीं पर अगले सुबह हमें शैली और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि एडवेंचर करते हुए उसी टाउन में पहुंच चुके थे। रास्ते में हॉक्स को एक गार्ड मिलता है जो कि उसे पहचान लेता है और तब वो हॉक को वार्निंग देता है कि तुम जिस सिटी में जा रहे हो अभी अभी वहाँ पर एक वैम्पायर देखने के लिए मिला है जो कि सुंदर लड़कियों को टारगेट बना के उन्हें मार रहा है। ये सुन के शैली कहती है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तब हॉक कहता है कि तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि वो वैम्पायर सुंदर लड़कियों को टारगेट बना रहा है, तो जहाँ तक मुझे लगता है तुम पूरी तरीके से सेफ हो। और क्योंकि हॉक ने इतना ज्यादा हिम्मत दिखाया था तो उसे मार तो खाना ही था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग उस शहर में पहुंच चुके होते हैं और बिल्कुल पहले की तरह शहर के लोग उनको इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि इस शहर में भी डेमी ह्यूमंस किसी को भी पसंद नहीं है। और डेमी ह्यूमंस के तरफ इतना हेट देख के मैरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि ह्यूमंस पहले से ही ऐसे हैं। और तब वो शैली को कहती है कि चलो इनको सबक सिखाते हैं। पर तब शैली कहती है कि मैं अपने पावर्स को इनोसेंट पीपल के ऊपर यूज नहीं कर सकती। और क्योंकि शैली ने मैरी की बात नहीं मानी तो मैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं पर बहुत खोजने के बाद फाइनली उनको एक होटल मिल गया था। वहीं पर बनी और मैरी कुछ खाना लेने के लिए वहाँ से चले गए थे। हालांकि बनी को अभी कोई कपड़ा नहीं मिला था जिससे कि वो अपने चेहरे को ढक सके। और तभी एक दुकान में बहुत सारे कैरेट्स देखकर बनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कुछ कैरेट्स खरीदना चाहती थी, लेकिन उस स्टोर का ओनर बनी के पैसों को लेने की जगह उसके पैसों को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। और ये देख के मैरी को फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर बनी बिना कुछ कहे अपने कॉइन्स को उठा रही होती है
अगले सीन में हम शैली और हॉक को देखते हैं जो कि इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। हॉक कहता है कि हमें बनी को अकेले नहीं भेजना चाहिए था क्योंकि यहाँ के लोग भी उसे पसंद नहीं करते और उसने अपने फेस को भी कवर नहीं किया तो लोग उसे बहुत सारे बातें बोलेंगे और इस चीज से बनी को भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। वहीं पर हम देखते हैं कि शाम होने वाली थी और बनी और मैरी एक जगह पर बैठे होते हैं। बहुत ही मुश्किल से एक दूसरी दुकान से बनी ने एक गाजर खरीदा था। तब मैरी बोलती है कि हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए था और तब वो पूछती है कि आखिर तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता जब लोग तुम्हारे बारे में बहुत ही बुरी बातें करते हैं, हालांकि तुमने कुछ भी नहीं किया। तब बनी कहती है कि शैली से मिलने से पहले मुझे भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन इस वक्त लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे जब से शैली मिली है मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है और शैली चाहती है कि सारे ह्यूमंस, मॉन्स्टर्स और डेमी ह्यूमंस एक साथ रह सके और इसीलिए मैं भी कभी ह्यूमंस को हार्म नहीं करूंगी। बनी की ऐसे बातों को सुनकर मैरी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तब मैरी वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते वक्त मैरी कुछ लोगों को सुनती है जो कि बनी के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं और तब मैरी को याद आता है कि इस शहर में एक वैम्पायर भी घूम रहा है। तब मैरी अपने ऑगर आइज की मदद से उस वैम्पायर के लोकेशन को एक्सेस करती है। कुछ ही देर में मैरी उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है तुम्हारे प्लान को अंजाम देने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और तब वो बनी के बारे में उसे सारी चीजें कह देता है और मैरी ने शैली के बारे में भी उसको कहा था। शैली के बारे में सुनकर ऑगर वैम्पायर कहता है अगर सच में शैली जैसा कोई जिंदा है तो हमें सबसे पहले उसे मारना चाहिए, पर तब मैरी कहती है कि नहीं, तुम उसे नहीं मारोगे। तब वैम्पायर कहता है कि अगर आज हमने उसे नहीं मारा तो कल वो हमें मार देगी और धीरे धीरे वैम्पायर मैरी को शैली को मारने के लिए भी मना लेता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सारी ही बातें बनी पीछे से सुन रही होती है, लेकिन फिर भी बनी ऐसा नाटक करती है कि उसने कुछ भी नहीं सुना और तब वो मैरी को कहती है कि चलो रात हो गई है और हमें वापस जाना चाहिए। पर तब बनी को देख के वैम्पायर उसके सामने जाता है और कहता है कि हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन तब बनी को पता चल जाता है कि वैम्पायर के इंटेंशंस बिल्कुल भी सही नहीं है और टाइम वेस्ट ना करते हुए बनी उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन बनी ये देख के चौंक जाती है कि उसके हमले का वैम्पायर पर थोड़ा सा भी असर नहीं होता और तब वैम्पायर बनी को पकड़ लेता है और इस बार वैम्पायर अपना स्पेशल मूव बनी के ऊपर करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वैम्पायर उसके ऊपर हमला कर पाता बनी की पूरी ऊपर बॉडी अचानक से ब्लास्ट कर जाती है और उसी टाइम पे मैरी और बनी को खोजते हुए शैली भी वहीं पर आ चुकी थी और अपने सामने बनी को इतनी बुरी हालत में देख के उसे कुछ भी समझ नहीं आता। शैली की पावर्स खुद ब खुद जाग गई थी और वो सीधा जाती है और वैम्पायर के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से वैम्पायर उस हमले से बच गया था। तब वैम्पायर ने अपने पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर मैरी को एक जगह पर रोक दिया था और तब वो शैली को बाइट करने ही वाला था कि पीछे से मैरी उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि शैली आजाद हो जाती है। तब सीन चेंज होता है और हम बनी को हेवन में देखते हैं, जहाँ बनी को समझ नहीं आता कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तब बनी के पास एक एंजल आती है और कहती है कि आखिर तुम भूल कैसे सकती हो, तुम इससे पहले भी एक बार यहाँ पर आ चुकी हो। तब बनी कहती है कि क्या एक आखिरी बार के लिए आप मेरे को अर्थ पर भेज सकते हो। इस बार मेरा वापस जाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे दोस्त मुसीबत में है और मुझे उनकी हेल्प करनी होगी। तब एंजल कहती है कि मुझे नहीं पता आखिर तुम्हें वापस क्यों जाना है, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हारी एक बार हेल्प कर सकती हूँ। और अगले सीन में हम फिर से देखते हैं कि फाइनली बनी फिर से जिंदा हो चुकी थी, लेकिन इस बार बनी में कुछ अलग था। बनी की आंखें लाल ग्लो कर रहे होते हैं और उसके पीठ से एक अजीब सा काला पंख निकला होता है। यहाँ तक कि बनी को अपने अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंज पावर महसूस होती है और तब बनी बिना टाइम वेस्ट करते हुए उस वैम्पायर के ऊपर हमला करती है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो वैम्पायर एक ही बार में हार जाता है और जब वैम्पायर मरने वाला था तब उसे कुछ चीजें याद आती है। जब वो इस शहर में पहली बार आया था तब उसे एक ह्यूमन मिली थी और उसका बिहेवियर इतना ज्यादा अच्छा था कि धीरे धीरे मैं उससे प्यार करने लगा। उसके साथ रहते वक्त मैं पूरी तरीके से भूल गया था कि मैं एक वैम्पायर हूँ और जिस दिन फाइनली हम दोनों शादी करने वाले थे उस दिन मेरे ऊपर से मेरा कंट्रोल खो गया और मैंने उसी का खून पी लिया जिसको मैं प्यार करता था। और जब वो मारी जाती है तो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है और उस हादसे के बाद उसने सबको मारना चालू कर दिया था। वहीं पर हम प्रेजेंट में वैम्पायर को देखते हैं जो कि अपने आखिरी सांस
से ले रहा था और मैरी से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुमने शैली की साइड क्यों ली। अगले सीन में हम बनी को देखते हैं जो कि अभी भी सो रही थी और जब वो उठती है तो उसे याद आता है कि वैम्पायर को मारने के बाद वो बेहोश हो गई थी और तब बनी उसके साइड में उसी एंजल को देखती है जो कि वहीं पर बैठी हुई थी। बनी को कुछ भी समझ नहीं आता, वो कहती है कि क्या मैं फिर से मारी गई। तब एंजल कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एंजल कहती है कि जब मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा था तब मैंने तुम्हें एक पावर दी थी और क्योंकि बनी का काम हो चुका था तो एंजल उस पावर को वापस ले लेती है और जाते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ अच्छे दोस्त मिले हैं, उनका ख्याल रखना। बाद में हम हॉक्स को देखते हैं जो कि बनी को देखने आया था और ये देखकर बनी अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ चुकी है। वो काफी खुश था। अगले सीन में हम एंजल को देखते हैं जो कि अभी भी उसी शहर में थी और तब एंजल उसी वैम्पायर के सोल को देखती है और वैम्पायर की सोल खड़े होकर अपनी ही बॉडी को देख रही थी जो कि लोग जला रहे थे और वहाँ खड़े लोग वैम्पायर के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं क्योंकि आखिर वैम्पायर ने बहुत से लोगों को मारा है। तब एंजल वहाँ पर आती है और वैम्पायर के सोल से पूछती है कि क्या तुम खुश हो। तब वैम्पायर कहता है कि आखिर मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ, मुझे काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिली है और साथ ही मैंने ये भी जाना कि हर ह्यूमन बुरा नहीं होता। इस दुनिया में कुछ वैसे ह्यूमंस भी होते होंगे जिनसे मैं प्यार करता था। और ये कहते हुए वैम्पायर की सोल वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं पर अगले सीन में हम फाइनली मीको को देखते हैं जहाँ पर जब मीको और उसका डॉग ट्रैवल कर रहे होते हैं तब मीको को अपने पीछे कुछ फील होता है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो कोई और नहीं हात्सुमी थी। अगले सीन में हम मीको को देखते हैं जो कि खाना बना रहा होता है और वो थोड़ा सा खाना उसे भी देता है और इससे पहले कि मीको उससे कोई सवाल करता हात्सुमी उसे झूठ कहती है और कहती है कि मुझे अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब रात को हात्सुमी सो रही होती है तब मीको को पता चल जाता है कि हात्सुमी एक ऑगर है और तब वो हंसता है और कहता है मुझे पता था कि ऑगर्स कभी भी सच नहीं बोलते। और जैसे ही मीको हात्सुमी को मारने वाला था तब उसका डॉग उसे रोक लेता है। तब मीको उसे गुस्से से पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तब डॉग कहता है कि मैं तुम्हें उसे मारने से मना नहीं कर रहा, लेकिन किसी को भी सोते हुए मारना हमारे रूल्स के खिलाफ है। तब मीको थोड़ा सा शांत होता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया। और मीको अपने डॉग से माफी भी मांगता है क्योंकि वो उसके ऊपर बेकार में चिल्ला रहा था। अगले दिन जब मीको और बाकी सब आगे बढ़ते हैं तो उनके पास एक ऑगर आता है और जैसे ही मीको उस ऑगर को मारता है तो हात्सुमी के सिर में दर्द होने लगता है। और इसके बाद जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मीको को वहाँ पर एक मिड लेवल का ऑगर दिखता है। ये ऑगर भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और पूरे ऑगर क्लैन में इनकी पावर मिडिल में आती है। तब वो ऑगर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अपना फाइट हारने के बाद तुम वहाँ से भाग गई और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे मास्टर यूकी वहाँ पर मारे गए, जिस वजह से तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। और ये कहकर वो ऑगर हात्सुमी के ऊपर हमला कर देता है और उस हमले के बाद हात्सुमी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। वहीं पर मीको साइड में खड़े होकर ये सभी कुछ देख रहा था, लेकिन मीको को ऑगर्स के फाइट में जाके उन्हें रोकने का कोई शौक नहीं है। वहीं पर हात्सुमी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी और नीचे गिर गई होती है। आखिरी टाइम पे हात्सुमी रोते हुए अपने ऑगर हॉर्न को पूरी तरीके से निकाल लेती है और मीको से कहती है कि मैं और ऑगर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। और ये कहकर हात्सुमी वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहीं पर अगले सीन में हम हात्सुमी को देखते हैं जो जैसे ही होश में आती है तो उसके सामने उसे मीको दिखता है और तब हात्सुमी खुश होकर पूछती है कि क्या तुमने मुझे बचाया। मीको कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हें बचाया था क्योंकि तुमने कहा कि तुम एक ऑगर नहीं हो। हालांकि मैंने उस मॉन्स्टर को नहीं मारा क्योंकि अगर मैं उसे मारने के लिए रुकता तो तुम मारी जा सकती थी, क्योंकि उस ऑगर के अटैक के बाद तुम्हारा बहुत ज्यादा ब्लड लॉस भी हो गया था। हात्सुमी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और पूछती है कि क्या जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे एडवेंचर में जा सकती हूँ। मीको कहता है कि क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। आखिर जब मैंने तुम्हें बचाया है तो मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर हात्सुमी काफी ज्यादा खुश होती है और मीको की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। अगले सीन में हम उस सिटी को देखते हैं जहाँ पर अभी शैली, हॉक्स और बाकी सब रुके थे। वहाँ पर एक टूर्नामेंट भी हो रहा था जहाँ पर हॉक्स ने हिस्सा लिया था और उसी सिटी में कहीं पर मीको भी होता है। वहीं पर उस कंपटीशन में हॉक्स सबको बहुत ही इजीली हरा रहा था। बाद में हम शैली, बनी और मैरी को देखते हैं जो कि हॉक के बारे में ही बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि हॉक इस टूर्नामेंट में इसलिए हिस्सा ले रहा है क्योंकि उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। वहीं पर जैसे ही शैली आगे देखती है तो वो मीको को नोटिस करती है और तब शैली मीको को पकड़ने के लिए
उसके पीछे भागती है। बाहर जैसे ही दोनों मिलते हैं तो मीको शैली को एक बेंच में बैठाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम भी यहाँ पर हो। मीको शैली को पानी देता है और कहता है मुझे माफ करना, मेरे पास और पैसे नहीं है। मीको शैली को ये भी कहता है कि मुझे एक ऑगर मिला है जिसका ख्याल रखने में मेरा सारा पैसा वहीं पर लग गया, नहीं तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा ट्रीट देता। अगले सीन में हम उसी ऑगर को देखते हैं जो कि कुछ देर पहले हात्सुमी के ऊपर हमला किया था। वो मिराजी के पास आता है और कहता है मास्टर मुझे माफ करना, मैं हात्सुमी को नहीं मार पाया। और वो ये भी कहता है कि वहाँ पर एक मीको नाम का बंदा उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। मिराजी कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने सही किया, तुम वैसे भी मीको को नहीं हरा सकते। और तब हम वहाँ पर एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम हमें सलीना बताया जाता है। सलीना मिड ऑगर से कहती है कि मुझे अपने ऊपर बैठाओ और मैं जहाँ बोल रही हूँ मुझे ले जाओ, लेकिन मिड ऑगर कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। लेकिन तब मिराजी मिड ऑगर को डराने के लिए कहता है इस एस लेवल के ऑगर को उसी ने मारा है। और अब ये कहने के बाद मिड ऑगर और कुछ भी नहीं बोलता। वो सेलिना को कंधे पे बैठाता है और मिराजी के साथ एक जगह पर चला जाता है। और जब वो दोनों ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो मिड ऑगर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ऑगर्स थे और वो सभी लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और जैसे ही मीटिंग चालू होती है तो मिराजी वहाँ पर मौजूद सारे ऑगर्स को एक मैप दिखाता है और कहता है कि इस मैप में जो रेड पोर्शन है वो हमारे ऑगर की कब्जा की हुई जमीन है और हमारी ये कब्जा की हुई जमीन बहुत ही जल्दी कम हो रही है और इन सब के पीछे बस एक पर्सन का हाथ है और उस पर्सन का नाम है मीको। और जब सारे ऑगर्स को पता लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे बस एक पर्सन का हाथ है, तब कोई भी मिराजी के बातों को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बस एक ही पर्सन क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन तब मिराजी साइमन का कटा हुआ सर दिखाता है। साइमन का ये हाल देख के वहाँ पर मौजूद सारे ऑगर्स कुछ भी समझ नहीं पाते, क्योंकि उन सारे ऑगर्स में से साइमन उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जहाँ वहाँ पर मौजूद सारे ऑगर्स बिल्कुल चुप हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उन सब के बीच में से एक ऑगर का चाइल्ड बाहर आता है जिसका नाम टोडोरो था और उसके पास थंडर पावर्स थी। वो कहता है कि अगर साइमन एक छोटे से बच्चे से मारा गया तो इसका मतलब कि साइमन बहुत ज्यादा वीक था। लेकिन तब मिराजी कहता है कि साइमन अकेला नहीं है, उसके साथ मैरी, यूकी और बहुत सारे ऑगर्स भी मारे गए हैं। और जब टोडोरो मैरी का नाम सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि इस मीको को मैं अपने हाथों से मारूंगा। और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो साइमन मिराजी को कंप्लेन करने लगता है। वो कहता है कि तुम मुझे बस फायदे के लिए यूज कर रहे हो, अगर तुम चाहते तो तुम मुझे रिकवर कर सकते थे। पर तब मिराजी के कहने पर सेलिना साइमन को पूरी तरीके से मार डालती है। और इसके बाद सेलिना मिराजी को कहती है कि कुछ ह्यूमंस और ऑगर्स दोस्त भी हो सकते हैं। मिराजी इस बात से एग्री करता है क्योंकि उसे वैम्पायर के बारे में पता था। अब इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉक्स को अचानक से सेलिना मिलती है। तब सेलिना हॉक्स से कहती है कि मेरे को अपने ऊपर बैठाओ, मैं एक पर्सन जिसका नाम मिराजी है उसे ढूंढ रही हूँ। लेकिन हॉक्स सेलिना को नहीं जानता, जिस वजह से वो सेलिना को मना कर देता है। लेकिन हॉक्स कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दोस्त मिराजी को खोजने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब जब वो लोग बात करके जा ही रहे होते हैं तब सेलिना को हॉक का बिहेवियर काफी ज्यादा पसंद आता है और सेलिना काफी खुश होकर कहती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। पर तब हॉक सेलिना को समझाता है कि दोस्त ऐसे नहीं बनते, दोस्त बनने के लिए एक दूसरे को अच्छे से समझना जरूरी है। और ये कहते वक्त हॉक ने सेलिना को पकड़ा होता है और तब हॉक को एक बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी महसूस होती है। इससे पहले कि हॉक कुछ भी पूछ पाता वहाँ पर मिराजी आ जाता है और तब मिराजी हॉक को पहचान लेता है और उसे ये पता होता है कि हॉक ने अभी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। तब मिराजी उसे उस टूर्नामेंट में जीतने के लिए बधाई देता है और तब मिराजी सेलिना को भी कहता है कि अपने नए दोस्त को बधाई दो और तब सेलिना भी उसे कांग्रेचुलेशंस कहती है। हालांकि हॉक को कोई भी अंदाजा नहीं था कि अभी अभी उसकी किससे दोस्ती हुई है। हमें बताया जाता है कि सेलिना वो ऑगर है जो कि सारे मास्क ऑगर्स को कंट्रोल करती है और उसके अंदर साइमन भी आता था। अब अगले सीन में हम हॉक को देखते हैं जो कि अपना फाइनल टूर्नामेंट लड़ रहा था और उन्हीं ऑडियंस में सेलिना भी होती है जो कि उसको चीयर कर रही थी। और ये सब देख के हॉक काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो इस टूर्नामेंट को जरूर से जीतेगा। वहीं पर दूसरी तरफ स्टेडियम के बाहर हम शैली को देखते हैं और तब हम देखते हैं कि शैली के पास मिराजी आता है। हालांकि शैली नहीं जानती कि मिराजी कौन है और उसने क्या क्या किया है, लेकिन वहीं पर मिराजी शैली को बहुत ही अच्छे से जानता है। तब मिराजी शैली के पास आता
है और कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा ड्रीम ये है कि ऑगर्स और ह्यूमंस एक साथ रह सके, और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा गोल भी यही है कि मैं दोनों को एक साथ देख सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से मीको आता है और तब मीको शैली से कहता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। यहाँ तक कि मीको ये भी बताता है कि मिराजी कौन से पोस्ट में है। तब मिराजी शैली से कहता है कि अगर मैं एक अपर पोस्ट पे हूँ तो उससे क्या प्रॉब्लम है, आखिर मैं भी एक ऑगर हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि ह्यूमंस और ऑगर्स एक साथ रह सके। मिराजी ये भी कहता है कि बहुत सारे ऑगर्स मेरे अंडर आते हैं और अगर मैं चाहूँ तो मैं उन्हें बोल सकता हूँ कि ह्यूमंस और ऑगर्स एक साथ रहेंगे। अब इसके आगे मीको कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि या तो तुम मिराजी के साथ जाओ या अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। तब शैली सोच रही होती है कि मिराजी और मेरा गोल एक ही है और अगर मैं उसके साथ जाऊँ तो मेरा बहुत ही ज्यादा फायदा है। और तब हमें दिखाया जाता है कि शैली मीको का हाथ पकड़ती है और कहती है कि हालांकि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन मीको मेरा पुराना दोस्त है। वहीं पर ये देख के कि शैली ने मीको को चुना है, मीको को भरोसा नहीं होता और तब मीको कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। तब पीछे से मिराजी कहता है कि अब तुम्हारा फैसला मैं सुन चुका हूँ और मुझे पता है कि तुमने जो भी फैसला किया है तुमने बहुत ही सोच समझ के किया होगा। हालांकि सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें मीको के पास जाना चाहिए। और जब शैली मीको के पास जाती है तो मीको उसे पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन इसके बाद कहता है कि वो बच्चा मैं ही हूँ जिसके पेरेंट्स को बचपन में ही ऑगर्स ने मार दिया था और यही वजह है कि मैं इस दुनिया में सारे ऑगर्स को मारना चाहता हूँ। इस वक्त मैं जिंदा बस इसलिए हूँ ताकि मैं सारे ऑगर्स को मार सकूँ। तब शैली कहती है कि अगर ये सच है तो मुझे ये बताओ कि जब सारे ऑगर्स मारे जाएंगे तब तुम क्या करोगे। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि मीको एक बहुत ही इविल स्माइल कर रहा होता है। वहीं पर अगले सीन में हम टोडोरो को देखते हैं जो कि और भी ऑगर्स के साथ सिटी पे हमला करने के लिए आ चुका था। वहीं पर हमें हॉक को दिखाया जाता है जिसके पास उसका एक दोस्त आता है। ये हॉक का दोस्त तब बना था जब ये कुछ देर पहले हॉक के साथ टूर्नामेंट में फाइट कर रहा था। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिल्ड मेंबर्स आके कहते हैं कि तुम लोग जितने ऑगर्स मारोगे उस हिसाब से तुम्हें पैसे मिलेंगे और इस वक्त सारे एडवेंचरर्स ऑगर्स को मारने के लिए बाहर हैं। तब हम प्रेजेंट में हॉक और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि ऑगर्स को मारने के लिए जा रहे थे। हॉक का दोस्त कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए। तब हॉक कहता है कि हालांकि हमें ये मिशन मिला है लेकिन ऑगर्स इतने ज्यादा कमजोर नहीं होते, अगर तुमने सावधानी से फाइट नहीं की तो तुम मारे जा सकते हो। और ये सब सुन के वो कहता है तो इसका मतलब कि ये ऑगर्स को मारना मेरा काम नहीं है। और तब वो हॉक को कहता है कि इससे अच्छा होगा कि मैं अपने घर में लौट जाऊं। वो ये कह ही रहा था कि उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक थंडर अटैक होता है और जैसे ही हॉक सामने देखता है तो वो उसके सामने टोडोरो को देखता है। हॉक को समझ आ जाता है कि ये एक ऑगर है, लेकिन टोडोरो को यहाँ पर एक गलतफहमी हो गई थी। वो सोच रहा होता है कि जिस पर्सन ने मैरी को मारा है वो हॉक है, जिस वजह से वो कोशिश कर रहा होता है कि वो हॉक को भी मार सके। वहीं पर हम शैली को देखते हैं जिसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये धमाका कहाँ से हो रहा है। और तभी शैली के पीछे हम मिराजी को देखते हैं। तब शैली मिराजी को कहती है कि तुम सारे ऑगर्स के बॉस हो तो क्या तुम प्लीज जाकर उन्हें समझा सकते हो कि हम एक साथ रहना चाहते हैं। पर तब मिराजी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद तुम्हें याद नहीं, तुमने मेरे जगह मीको को चुना था। वहीं पर अगले सीन में हम हॉक को देखते हैं जो कि अभी भी टोडोरो से लड़ रहा होता है और हॉक बहुत ही मुश्किल से टोडोरो के सेकंड हमले को ब्लॉक करने में कामयाब होता है। लेकिन तब हम हॉक को देखते हैं जो कि कुछ सोचता है और एक पतले से गली में भाग जाता है। टोडोरो को लगता है कि हॉक उससे बच के भाग रहा है और जैसे ही टोडोरो उसका पीछा करता है तो अचानक से हॉक बाहर निकलता है और उसको मार के उसे बेहोश कर देता है और कहता है कि आखिर ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन है तो एक बच्चा ही। वहीं पर हम मीको को भी देखते हैं जिसके सामने एक ऑगर का बच्चा था। तब मीको स्वॉर्ड निकाल के उस बच्चे को मारने ही वाला था, लेकिन अचानक से मीको बेहोश हो जाता है। उसी शहर पे कहीं पर हम मैरी और बनी को देखते हैं जो कि शैली को खोज रहे होते हैं। वहीं पर मिराजी शैली से बोलता है कि अगर तुम्हें इस शहर को बचाना है तो तुम्हें अपने पावर्स का यूज करना चाहिए। अगले सीन में हम एक ऑगर को देखते हैं जिसका नाम सिंको था। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि सिंको एक जगह पर बैठ के कुछ सोच रहा होता है। तभी मैरी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम लोग इस शहर के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। तब सिंको कहता है कि ये सारे ही हमारे बॉस मिराजी के ऑर्डर्स हैं। और तभी अचानक से सिंको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि आखिर तुम हारने के बाद ह्यूमंस का साथ कैसे दे सकती हो, तुम्हारे वजह से ये सारी फाइट हो रही है। तुमने हमारे ऑगर
पर क्लैन को धोखा दिया, जिस वजह से मैं आज तुम्हें यहीं पर मारने वाला हूँ। वहीं पर अगले सीन में हम टोडोरो को देखते हैं, जिसे फिर से होश आ चुका था और इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं और यही वजह है कि इस सिटी में रहने वाले सारे ह्यूमंस को अभी मैं मारने वाला हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ शैली को समझ नहीं आता कि आखिर उसके पावर्स एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहे। तब शैली मिराजी के ऊपर हमला करती है ताकि वो अपने पावर्स को एक्टिवेट कर सके, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी शैली के पावर्स एक्टिवेट नहीं होते। वहीं पर दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं, जो कि अभी भी सिंको से लड़ रही थी। सिंको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑगर है, जिसको कि खुद मिराजी ने क्रिएट किया है और यही वजह है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी मैरी उससे जीत नहीं पाती। वहीं पर दूसरी तरफ हम हॉक को देखते हैं, जो कि अभी भी टोडोरो से लड़ रहा था और टोडोरो की इस इंसेन स्ट्रेंथ को देख के वो समझ गया था कि आज वो यहीं पर मारा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हॉक बिल्कुल भी दुखी नहीं था। वो कहता है कि जिंदगी में मुझे सबसे अच्छा जो भी मिल सकता था मुझे मिला है। कुछ ऐसे दोस्त मिले हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और तब टोडोरो अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमला हॉक के ऊपर करता है। हॉक को पूरी तरीके से पता था कि हमले से वो मारा जाएगा, लेकिन वो फिर भी मैदान से भागता नहीं है। और जैसे ही वो हमला हॉक के ऊपर होने ही वाला था कि अचानक से सामने वीनी आ जाती है और वीनी ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। और इसके बाद वीनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अगर तुम अपने दोस्तों के लिए परवाह करते हो तो उनके लिए जियो। वहीं पर टोडोरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अभी वीनी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तब वीनी कहती है कि तुम्हारे और हॉक के फाइट में मेरा कोई भी काम नहीं है। मैं बस यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं हॉक को एक वेपन दे सकूँ। और तब वीनी हॉक को एक स्टील का स्वॉर्ड देती है। हालांकि हॉक को पता नहीं होता, लेकिन ये स्वॉर्ड कोई ऐसी वैसी स्वॉर्ड नहीं है। ये एक बहुत ही पुरानी होली वेपन है, जो कि किसी को भी 2 हिस्सों में काट सकती है। और तब वीनी वहीं पर ऊपर बैठ जाती है और कहती है, मेरा काम यहीं पर खत्म होता है और अगर तुम सच में अपने ग्रैंडफादर जैसे हो तो तुम यहाँ से बच सकते हो। वहीं पर अगले सीन में हम बनी को एक ईगल ऑगर से लड़ता हुआ देखते हैं और क्योंकि वो ईगल ऑगर काफी ज्यादा पावरफुल था तो एंजल ने बनी को फिर से उसी पावर को दे दी थी और उस पावर की मदद से बनी एक ही सेकंड के अंदर उस मॉन्स्टर को मार डालता है। हालांकि इस पावर ने बनी की बहुत ही ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था। तब बनी पूरे होश में नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए जा रही होती है। वहीं पर हम हॉक को देखते हैं, जिसने की बस एक ही अटैक के साथ टोडोरो के अटैक को 2 हिस्से में काट दिया होता है और साथ ही साथ वो हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसने टोडोरो को भी बेहोश कर दिया था। अगले सीन में हम टोडोरो को हॉस्पिटल में देखते हैं और जैसे ही टोडोरो को होश आता है तो उसके सामने मैरी थी और मैरी को जिंदा देखकर टोडोरो को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर टोडोरो बहुत ही खुश हो जाता है और रोने लगता है। अगले सीन में हम शैली, मैरी और साथ ही में टोडोरो को देखते हैं, जो कि सब बाहर थे। और जब टोडोरो वहाँ से जाने वाला था तब मैरी पूछती है कि क्या तुम हमारे टीम में आना चाहोगे, लेकिन टोडोरो मना कर देता है और कहता है कि मैं कभी भी ह्यूमंस का साथ नहीं दे सकता। अगले सीन में हम टोडोरो को देखते हैं, जो कि जब वहाँ से चला जाता है तो वो मिराजी के पास जाता है और वो मिराजी से बहुत ही गुस्से से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि मैरी मारी गई है। तो मिराजी कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने के लिए कहा। और ये कहकर मिराजी टोडोरो के ऊपर हमला कर देता है और वो हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि टोडोरो वहीं पर मारा जाता है। और अब उसे मारने के बाद मिराजी हंसता है और कहता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने तुम्हें अपने दोस्तों के पास भेज दिया जहाँ पर तुम आराम से बैठ के नर्क में उनके साथ बात कर सकते हो। अगले सीन में हमें शैली और बाकी सभी को दिखाया जाता है, जो कि अभी एक नई कंट्री की तरफ जा रहे थे। अब इसके बाद हमें बहुत सालों पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हीको नाम के एक लड़के को देखते हैं और ये पास्ट की स्टोरी कहीं ना कहीं मीको के पावर से जुड़ी हुई है। हमें बताया जाता है कि हीको के पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और जब हीको बड़ा हो जाता है तो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए एक एडवेंचर में निकलता है और जब वो एक एडवेंचर में जाता है तो उसे एक डॉग भी मिलता है, जो कि उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले हीको ने उसे थोड़ा सा खाना दिया था। कुछ टाइम बाद हीको को पता चलता है कि वो डॉग बात कर सकता है और इससे पहले हीको ने किसी भी जानवर को बात करते हुए नहीं देखा और हीको ये चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक था। हालांकि तभी उसके सामने उसे उसके ही गाँव पे एक बहुत ही बड़ा ऑगर देखने के लिए मिलता है और जब हीको वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वो ऑगर वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मार रहा होता है।
हीको उस ऑगर के सामने आ जाता है और उसे रोकने के लिए उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हीको को लगता है कि वो इसे नहीं हरा पाएगा, जिस वजह से वो कांप रहा होता है। और जब वो ऑगर हीको के पास आके उसके ऊपर अटैक करता है तो हीको उसे एक ही हाथ से रोक लेता है। ये देखकर कि हीको की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो एक ऑगर से मुकाबला कर सकता है, उसके अंदर फिर से जोश आ जाता है और तब हीको की आंखें वैसे ही ग्लो करने लगती है जैसे कि मीको की करती थी। हीको के अंदर भी बहुत ही ज्यादा इंसेन लेवल की स्ट्रेंथ आ जाती है और वो वहाँ पर मौजूद सारे ऑगर्स को मारने लगता है और इसके बाद धीरे धीरे हीको को सारे लोग जानने लगते हैं। अब इसके कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि हीको अपने डॉग के साथ एक एडवेंचर में निकलता है अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए। हालांकि एडवेंचर करते करते वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, यहाँ तक कि हीको को एक ऑगर का आइलैंड भी दिखता है जिसे वो पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और अब इतना ज्यादा एडवेंचर्स करने के बाद और इतने सारे ऑगर्स को मारने के बाद उसके पेरेंट्स को खोजने की इच्छा पूरी तरीके से उसके अंदर मर चुकी थी। तब हीको डिसाइड करता है कि वो और एडवेंचर नहीं करेगा और वो एक गाँव में एक अपना घर ले लेता है जहाँ वो आराम से रहने लगता है। अब इसके बाद हीको आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था कि अचानक से एक दिन हीको के पास एक ऑगर आता है और वो रोते हुए कहता है कि हीको प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। और तब वो ऑगर हीको को पूरी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि कैसे मैं एक ऑगर हूँ और मुझे एक ह्यूमन लेडी से प्यार हो गया, लेकिन ये ऑगर अपने ऑगर इंटेंशंस को काबू नहीं कर पाता और ये ऑगर तब अपने ही वाइफ को मार के खा लेता है। और जब वहाँ के विलेजर्स को पता चलता है कि एक ऑगर ने ऐसा किया है तब वो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो विलेजर्स इतने ज्यादा गुस्सा थे कि उस बच्चे को उन्होंने एक पेड़ से बांध दिया था और जैसे ही उस बच्चे को विलेजर्स मारने वाले थे तब हीको आके उसे बचा लेता है। हीको उनसे कहता है कि इसमें बच्चे की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो विलेजर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे और वो हीको की बात नहीं सुनते। वेल बहुत ही मुश्किल से हीको सबको कन्विंस करके उस बच्चे को अपने घर में ले जाता है और जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया है ये बच्चा और कोई नहीं मीको है। वहीं पर अगले सीन में हम दोनों को ही हीको के घर में बैठा हुआ देखते हैं, जहां मीको को लगता है कि उसके वजह से उसके माता पिता मारे गए और इस सिचुएशन को देख के हीको कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा है और अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे मार सकते हो। तब मीको भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वही पड़े स्वॉर्ड से वो हीको के ऊपर हमला भी करता है, लेकिन तब हीको कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है और अपने माता पिता का रिवेंज लेना है तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते कि तुम मुझे मार पाओ तब तक मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। कुछ टाइम बाद जब मीको वहाँ पर नहीं था तब डॉग हीको से पूछता है, मुझे पता है कि तुमने उसके माता पिता को नहीं मारा, तो आखिर तुम मीको का साथ क्यों दे रहे हो और तुमने ये तक कहा कि तुम उसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे ताकि वो तुम्हें मार पाए। तब हीको कहता है कि क्योंकि मैंने ऐसे कहा तो भी उसके पास एक गोल है, उसे स्ट्रॉन्ग बन के मुझे मारना है ताकि वो अपने माता पिता की मौत का बदला ले सके। और अगर मैं ऐसा ना कहता तो वो सिर्फ ये सोचता कि उसके माता पिता की मौत उसके वजह से हुई है। हालांकि मीको उधर ही मौजूद होता है और वो चुपके से इन सारी बातों को सुन रहा होता है। अब अगले सुबह से ही हीको मीको को वो सारी ट्रेनिंग देता है जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और महीनों तक साथ रहने के बाद हीको और मीको बिल्कुल एक फैमिली की तरह बन गए थे। और क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी मीको ने कभी भी हीको को अपना असली नाम नहीं बताया था, तो हीको भी उसे उसका असली नाम नहीं पूछता और उसका नाम मीको रखता है। वो दोनों ही अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से हमें कहीं दूर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑगर को दिखाया जाता है। वहीं पर दूसरी सीन में हम हीको और मीको को देखते हैं जो कि एक पहाड़ पे बैठे थे और तब हीको कहता है कि अभी तुम पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इस वक्त अगर तुम चाहो तो तुम एक एडवेंचर में जा सकते हो। लेकिन हीको को छोड़ के मीको कहीं भी नहीं जाना चाहता। मीको कहता है कि अगर आप भी मेरे साथ एक एडवेंचर में जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब इसके बाद हमें बहुत दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीको कहीं काम से गया होता है और उसे एक बहुत ही ज्यादा बैड फीलिंग आ रही होती है, जैसे कि उसे तब आया था जब उसके माता पिता को कुछ ऑगर्स ने मार दिया था। और जब फाइनली मीको वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ उनका घर हुआ करता था, तब वो देखता है कि वो पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है और वहाँ पर हमें उसी ऑगर को भी दिखाया जाता है जो कि हमें कुछ दिन पहले दिखाया गया था। हालांकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो हीको को भी मार डालता है, लेकिन मरने से पहले हीको
हीको मीको को पास बुलाता है और कहता है, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जर्नी पे नहीं जा सकता। और तब वो ये भी कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें ये भी प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बन जाते मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो मेरे जगह मेरा ये स्वॉर्ड तुम्हारे साथ रहेगा। और इसके बाद जब हीको मारा जाता है तो हीको के अंदर से एक रोशनी निकलती है जो कि सीधा ही मीको के अंदर चली जाती है। और इसके बाद से ही मीको इतना ज्यादा पावरफुल बन गया कि वो किसी को भी मार सकता है। तब वो हीको का स्वॉर्ड लेता है और जिस ऑगर ने उसे मारा था उसके पास जाके उसे एक ही सेकंड के अंदर मार डालता है। और वहीं से मीको की एडवेंचर भी चालू होती है। वहीं पर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर हात्सुमी मीको को उठाकर ले जा रही थी, क्योंकि मीको कुछ देर पहले बेहोश हो गया था। और तभी हमें उस डॉग को भी दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मीको अभी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मीको को अभी कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं और शायद वो मीको को पहले जैसे करने में कामयाब रहे। और यार फाइनली इसके साथ ही ये एनीमे यहीं पर खत्म होता है।